हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के स्पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 के मतलब अपने विगत प्रश्न हमारे जो बोल सकते हैं वर्ष है उसके 100 एमसीक्यूज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत आराम से देखिए और यहां पर सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम में है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक एक करके इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहां पर देखते हैं और लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में सही होंगे और कहां से जो है वो हम अपने टॉपिक को पढ़े और कैसे उनके ऊपर फोकस करें जो अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आसान सा है। हमारे यहां पर मध्य प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने यहां पर गलतियां की थी। मोर है, मुरहेलन है, एशियाई पैराडॉक्स फ्लाई कैचर है या तोता है। तो गाइज यहां पर क्या होना चाहिए सही उत्तर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे जो सही जवाब है वो है हमारा फ्लाई कैचर। ये आपको दिख रहा होगा है ना, तो ये कीड़े मकोड़ों को खाता है तो मध्य प्रदेश का ये हमारा स्टेट बर्ड है। एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। अभी एनजीटी फिर से चर्चा में है। दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर एक हैवी फाइन लगाया है। 2010 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर हम यहां पे टिक करेंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 में इसको बनाया गया था। तो सही जवाब है हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जो जीवित खेती पर निर्भर है, मतलब ऑर्गेनिक हमारे फार्मिंग के लिए कौन सा जाना जाता है। वापस से बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों और यहां पर जो सही जवाब है मुझे लगता है बिना ऑप्शन के भी लोगों को पता होना चाहिए था। गैंगटोक जहां की कैपिटल है और जिसको हम लोग सिक्किम के नाम से जानते हैं। 2003 में यह पहला स्टेट बना जो ऑर्गेनिक खेती करता है। महानगरीय शहरों में वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारक है वो कौन है? O3 है, CO एंड SO2 है, CO2 एंड NO2 है या ये सभी के सारे हमारे जो है वायु प्रदूषण के कारक है। हमारे यहाँ पर मेन पोलेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है वो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे यहाँ पर भैया, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़े जो कारक हैं वो ये सारे के सारे हैं। चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये सभी हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मेडिसियल जो हमारी क्रॉप है वो कौन सी है? मेडिसियल क्रॉप जिसका इस्तेमाल जो है गन्ना, एलोवेरा, कपास, महुआ, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों हमारे जो बाबा रामदेव है वो एलोवेरा का जूस बहुत पिलाते हैं और मुझे लगता है कि वापस से सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर इज करेक्ट। एलोवेरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा उपयोग किया जाने वाली धूप को कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे सनलाइट पड़ रही है ग्रीन प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस में, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नाइदर 2। किसमें यहां पर हम यहां पर सूर्य की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। तो जो सूर्य की एनर्जी है जो हमारे फोटोसिंथेसिस के जरिए आ रही है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? तो गाइस यहाँ पे जो सही जवाब होगा ए नंबर, मतलब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा H2O है ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है और बनता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। तो ये कार्बन हमारी रासायनिक ऊर्जा है। बहुत अच्छा दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। मनुष्य की जो श्रव्य सीमा है, सुनने की जो हमारी कैपेसिटी है वो कितने हर्ट्ज होती है? जरा आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों ने यहाँ पे दे दिया होगा। सर 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से सुन लेता है। तो श्रव्य ताकत ए होती है, याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है ना। इसके नीचे जो हमारे होते हैं वो कौन निकालते हैं? इंफ्रारेड बोलते हैं। हाथी हो गया, वेल हो गया, है ना, ये इंसानों की श्रव्य ताकत है। और हमारे इसके ऊपर जो है वो हमारे जो जानवर सुन पाते हैं वो बैट है, डॉग है, कैट है, वो उसको सुन पाते हैं लेकिन निकाल केवल पाता है बैट, निकालेगा सिर्फ बैट, लेकिन सुनने की ताकत हमारे डॉग कैट में भी होती है। अच्छा क्वेश्चन था। डेजर्ट रीजन इनमें से कौन सा है? सिंधु का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, मध्य भारत है या आसाम का क्षेत्र है? आपको बताना है जो डेजर्ट रीजन है हिंदुस्तान का वो कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देते चलेंगे। तो गाइस हमारे यहाँ पर जो डेजर्ट क्षेत्र है, बोलोगे सर वो हमारा जो थार का डेजर्ट है वो बहुत ज्यादा हमारे रेगिस्तानी है, लेकिन वो कौन से, वो हमारे कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो वो सिंधु के क्षेत्र तक फैला हुआ है, सिंध के एरिया तक, जो पाकिस्तान के सिंध तक फैला हुआ है, तो वो पूरा डेजर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय जो पृथ्वी दिवस है ये हम कौन से दिन देखेंगे? हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल अर्थ डे है ये कौन से दिन देखा जाएगा? तो गाइज इंटरनेशनल अर्थ डे की अगर हम बात करेंगे तो 20, 5, 22 और 3 में अगर बात करेंगे तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इंटरनेशनल जो अर्थ डे है वो हमारा होता है, जितने लोग बोले सी नंबर,
मतलब हमारा यहां पर 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। पिछली बार का थीम था हमारे 2022 की बात करूंगा, यहां पे 2020 का दिया गया है ओनली वन अर्थ, है ना, ओनली अन अर्थ जो है ये थीम था हमारे 2022 के अर्थ डे का। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया। इनमें से कौन सा हमारे जो मैचिंग है वो सही नहीं मेल खाती? दोस्तों ये जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये उस समय हमारी किताबें बहुत चर्चा में थी लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, जरा दीजिए जवाब। तो चलिए इन हमारे चारों आपने देख लिया होगा तो चलिए सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे हमारे यहां पर जो डी नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही मेल नहीं खाता है। तो नेम है आइलैंड ऑफ लॉस्ट आर्थर, लॉस्ट आइलैंड ऑफ हमारे लॉस्ट ये किताब का नाम है और इसके आर्थर कुणाल बासु दिए गए। ये गलत है क्योंकि इसके जो हमारे राइटर हैं वो आप यहां पर देखेंगे जुआन ड्वेट हैं। तो जुआन ड्वेट ने इस किताब को लिखा हुआ है इसलिए आप यहां पे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ये देखिए जुआन ड्वेट की किताब का फोटो भी आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव जीता है। 2017 की जो सीट हमारा चुनाव हुआ उसमें राज्यसभा की सीट के लिए किसने चुनाव जीता था? उप चुनाव में जमुना देवी, राधा देवी, संपतिया उकाइये हैं या कविता उकाइये हैं? तो सही जवाब होना चाहिए 2017 में जो हमारे बाई इलेक्शन हुआ यहाँ पे संपतिया उकाई जी ये जीती हुई थी बहुत अच्छी तरीके से और निर्विरोध चुनी गई थी क्योंकि जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे अनिल माधव दवे इनका निधन हो गया था। फिर उसके बाद से उनकी सीट खाली हो जाती है तो बाईपोल इलेक्शन होता है जिसको यहाँ पर इन्होंने जीता हुआ था। ये बीजेपी से आती हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को एक समझौते के तहत कितनी बार आदान प्रदान किया है जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों में जनवरी 2019 तक ऐसे प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकना है? तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अंडर दिस एग्रीमेंट कि भाई हम जो यहाँ पर जगह अटैक नहीं करेंगे वो कितनी ऐसी हमारी जगह है? तो गाइस ये जगहों की संख्या आप देख सकते हैं हमारे जो है डी नंबर मतलब आप यहां पर देखेंगे 28वां ये हमारा समझौता था जिसमें इन्होंने न्यूक्लियर जो हमारे इस्तेमाल है उसके ऊपर बात की थी। करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन था। विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस ने हमारे जो विशाल सिक्का है इनके जगह पर सीईओ किसको बनाया था? दीपक पारेख, सलील पारेख, निंदल नीलकणी है या नारायण मूर्ति है? विशाल सिक्का हमारे सीईओ नहीं थे इंफोसिस के, वो चेंज हुए और सलील पारेख जी को ये एमडी और सीईओ बनाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है आईएमएफ में कितने सदस्य देश हैं? 188, 189, 187 या 190? हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है 1944 में इसकी स्थापना हुई थी वुड्सन वुड्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों और इसमें हमारे जो सदस्यों की संख्या है 1 हमारे 90 कंट्रीज इसमें हो चुके हैं। 190 कंट्रीज जो है ये यहाँ पे हो चुके हैं, है ना, याद रखिएगा। उस समय 89 थे जब हमारे यहाँ पे बनाया गया था। 1944 में कमेटी बनी थी वुड्सन वुड्स और ये 1945 से काम करना शुरू कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाओं को चुना गया था? वापस से थोड़ा सा है ना हमारे ब्रेन को ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन था कि 2013 में कितनी महिलाएं आखिर चुनी गई थी मध्य प्रदेश के चुनाव में? तो सही जवाब है 181 महिला उम्मीदवार थी जिसमें से 29 महिलाओं ने बाजी मारी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। मध्य प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? है ना सर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? राजकोषीय हमारे जो उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन है ये कौन से वर्ष में आया था मध्य प्रदेश में? तो उसमें यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये 2005 में आया था। 2005 में आप टिक करके ये देखिए हमारे गजेटेड है यहाँ पे आप देख पाएंगे। किस तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी? यरूशलेम जो है वो इजराइल की राजधानी बन गई थी, यहाँ पे मान्यता दे दी थी हमारे अमेरिका ने। तो दोस्तों ये सही जवाब है 18, 17 फिर 17 अक्टूबर, 6 अक्टूबर 2017, 6 दिसंबर 2017। तो 2 तारीख है यहाँ पे, 6 जनवरी, 6 नवंबर, 6 अक्टूबर, 6 दिसंबर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ था, मैं आपको हकीकत बता दूं। सही जवाब है यहाँ पर करंट अफेयर्स का था, ये हमारे बिल्कुल तेल अवीव से अपनी एम्बेसी को भी मूव कर दिया था। सही जवाब है डी नंबर, आप डी नंबर के ऊपर टिक करिए। 6 दिसंबर 2017 को यह ऐतिहासिक फैसला अमेरिका ने लिया था। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे 2016 में विश्व बैंक ने DIPP द्वारा आसानी से व्यापार करने के लिए नई रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा है? ईज डूइंग बिजनेस प्रणाली में कौन से 2 राज्य हैं जो संयुक्त रूप से नंबर 1 पे? गुजरात तेलंगाना है, तेलंगाना छत्तीसगढ़ है, गुजरात आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है? खुल के जवाब दीजिए।
यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, सहमत हूं आपकी बात से। ये डी नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये हमारे ईज डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड DIPP के द्वारा जो है ये सबसे अच्छी हमारी रैंकिंग प्राप्त किए थे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कलिका पुराण वैष्णविज्म, शक्ति धर्म से, बुद्धिज्म से या जैनिज्म से? बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे नाच रहा है, जवाब देते चलेंगे। तो 3-4 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग इसको जानते हैं कि सर जो हमारे जो कलिका पुराण है ये शक्ति पुराण का हिस्सा है। कलिका पुराण आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो बी नंबर ऑप्शन जितने लोग बोल रहे हैं मतलब आप यहाँ पे शक्ति पुराण के ऊपर टिक कर पाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखें सभी लोग एक एक करके। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? सार्थवाह के नाम से हम इस धर्म को जानते थे दोस्तों। ये कौन सा धर्म था, ये कौन सा हमारा जो है वर्ण था? वर्ण पूछ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे जो सार्थवाह है किसको बोला जाता था? ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, वैश्यों को, जो हमारे बिजनेस करते थे सार्थवाह बोलते थे। अगला प्रश्न मतलब हमारे सामने क्या, सुंगों के जो हमारे 21वां क्वेश्चन है, सिंगों के पूर्वजों की जो उत्पत्ति है, सुंग वंश जो पुष्पमित्र सुंग है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? मगध, प्रयाग, उज्जैन या सौराष्ट्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे जवाब दीजिए। तो हमारे यहाँ पे जो पुष्पमित्र सुंग का जो उदय है ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, जो लोग उज्जैन बोल रहे हैं इसीलिए इन्होंने अपनी कैपिटल विदिशा को भी बनाया था, जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं उज्जैन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शुजा सिंह था, इस्लाम शाह था, फिरोज शाह था या मोहम्मद आदिल था? शेरशाह सूरी जब राजगद्दी पर बैठे 1540 में हुमायूं को हरा करके, तो उनकी मृत्यु के बाद जो 1546 में कलिंजर फोर्ट में हुई थी, कौन राजगद्दी पर बैठे? गाइस यहाँ पर याद रखिएगा, उनकी गद्दी के बाद जो दूसरे शासक बैठे थे वो थे उनके पुत्र, दूसरा पुत्र इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के ऊपर आप टिक करेंगे। ये देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं सभी लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक काल में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर बनाई थी? जो प्रारंभिक काल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो जो हमारा पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहां पर बनाई? सूरत, सतारा, बंबई या पणजी? बोल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सही उत्तर है दोस्तों, ये हमारी जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी है ये इन्होंने बनाई थी। जितने लोग बोल रहे हैं सर ए नंबर, सूरत में सबसे पहला कारखाना खोला था, फिर वो धीरे धीरे बंबई में शिफ्ट हो गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य भीतर से गला सड़ा हुआ है, हर दिशा में भ्रष्टाचार और अत्याचारी फैले हुए, कथन किसने बोला था? सिस्टर निवेदिता ने बोला था, है ना, सावित्रीबाई फुले जी ने बोला था, एनी बेसेंट जी ने बोला था या बाल गंगाधर तिलक ने? ये किसने स्टेटमेंट बोला था भाई? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है भगिनी निवेदिता जी ने यह बात बोली थी। ये देखिए मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका असली नाम था और 1867 में ये आयरिश परिवार में जन्म हुआ था। याद रखिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा। मैं तो बोल रहा हूं आंख बंद करके बता दो भाई, आंख, एग्जाम ये ऑप्शन ही नहीं देखना है। तो भारत छोड़ो का नारा 1942 में हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया था? ये दो आंदोलन की शुरुआत जो है, देखिए काफी जो है काफी कंफ्यूजिंग हो गया। ये आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन गढ़ा किसने था, क्वाइंट किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली है। देखिएगा गलती करवा रहा था, कंफ्यूजन हो गया था हमको भी। यूसुफ मेहर अली ने 1942 में ये नारा दिया था भारत छोड़ो का, है ना। लेकिन इसको बोला किसने था, प्रचलित किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब किसने लिखी थी? तो पहली बार इकोनॉमी को प्लान करने वाले हमारे कौन थे जिन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी किताब लिखी? एम विश्वेश्वरैया है, JRD टाटा है, BRD बिरला है, पटमाबाई सीतारमैया है। दोस्तों क्या होना चाहिए सही उत्तर? खींच के ले जाइए क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो किताब लिखने वाले थे उनका नाम था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, एम विश्वेश्वरैया जी ने यह किताब लिखी थी। ए नंबर ऑप्शन आप पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग बोला जाता है? चरण पादुका नरसंहार है, झबुआ है, मंडला है, अमझेरा नरसंहार है, आपको कुछ और लग रहा है वो भी जवाब दे सकते हैं, मैं यहाँ पे सब सुन लूंगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर है हमारे यहाँ पर जो 21 लोगों को मारा गया था, 24 लोग इंजर्ड हुए थे, मकर संक्रांति का दिन था, आज भी याद है। तो सिंहपुर चरण पादुका मैदान में ये कांड हुआ था। तो सिंहपुर चरण पादुका मैदान यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे काफी महत्वपूर्ण है। 1931 में ये कांड किया था 14 जनवरी के दिन। तो यहाँ पर आप चरण पादुका का जो हमारा नरसंहार है, ए नंबर आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको होता है ना, भारत की सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज? यहाँ पे सही जवाब है गंगा रिवर। गंगा रिवर हमारे 2525 किलोमीटर इंडिया में बहती है। अगर बांग्लादेश को भी कनेक्ट कर लो तो 2700 हो जाती है। तो माँ गंगा इज राइट आंसर। भारत की दक्षिणी सीमा क्या है? नीलगिरी, अल्लाह मलाई, कंडरमन या हमारे नल्ला मला की पढ़ाई?
सबसे साउथेस्ट मोर जो पहाड़ी सीमा है वो कौन सी है, सबसे साउथेस्ट। तो दोस्तों जब भी साउथेस्ट की बात आती है तो हमको टिक कर देना होता है। हमारी जो कोडरमम हिल्स है, यहाँ पर देखेंगे कोडरमम हिल्स जो बिल्कुल साउथ में ये हमारी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी है, तो कोडरमम हिल्स सबसे साउथ में है, जो कि आपके इलायची की पहाड़ियों है ना, स्पाइस गार्डन भी बोल देते हैं इसको, हमारे केरल में देखने को मिलेंगी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। तो दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। 8 जो है ये राज्य है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी, मतलब टोटल 9 आपको यहां पर दिखाई देंगे ना भैया, मध्य प्रदेश नहीं है। तो उत्तर प्रदेश यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश वालों देखिए, छत्तीसगढ़ से, हमारे राजस्थान से, ये उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, है ना, गुजरात से ये हमारे बाउंड्री शेयर करता है, महाराष्ट्र से भी मध्य प्रदेश शेयर करता है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश है 9 से। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बेसिन कौन सा है? पहला तो गंगा है, सभी को पता है, लेकिन दूसरे की जब बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? महानदी है, नर्मदा है, गोदावरी है या हमारे कावेरी है? तो दूसरा सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो है हमारा गोदावरी बेसिन, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो गोदावरी बेसिन इज करेक्ट। पाक स्टेट जो है ये कहां स्थित है? भारत पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका या भारत मालदीव? पाक स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए भारत का मानचित्र है और यहां पर आपको ये पाक स्टेट दिखाई देगा। ये कहां पर है? तो दोस्तों ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में शानदार तरीके से बना हुआ ये पाक स्टेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन एक लो प्रेशर जोन है जो कि आपको कहां पर दिखाई देगा? ITCZ, बहुत बार आप लोगों ने प्रेशर बेल्ट पढ़ी हुई है, बताइए क्या होना चाहिए? तो भैया ITCZ जो है ये भूमध्य रेखा पे स्थित है। ये देखिए भूमध्य रेखा पे ये ITCZ आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न सभी को बनाना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? शेर, गाय, हाथी या बाघ? कान्हा नेशनल पार्क, भैया कान्हा नेशनल पार्क आता है तो हमारे सामने सिर्फ एक ही आते हैं, टाइगर। टाइगर इज राइट आंसर। टाइगर के लिए फेमस है, ये हमारे MP जो है वो टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। 1974 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 1995 में इसको बनाया गया। बहुत बढ़िया नेशनल पार्क है ये, कान्हा इज राइट आंसर। नेपा नगर किस लिए फेमस है? उर्वरक, अखबारी कागज, चीनी या ऊनी का कपड़ा? तो भैया बचपन से ही हम लोग जब जीके पढ़ते तो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, नेपा नगर अपने अखबारी कागज के लिए फेमस है। बी नंबर ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से स्थान जो है वो 80 पूर्वी देशांतर के सबसे करीब है? 80 जो पूर्वी देशांतर है उसके सबसे करीब जो है आपको कौन सा जगह दिखाई देगी? जबलपुर है, भोपाल है, पन्ना है या कटनी है? कटनी, कथनी और करनी में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ये है हमारा कौन सा? भोपाल जो है ये सबसे हमारे, आप देख सकते हैं दक्षिणम जो है ये हमारा क्या पूछा था, हमारे सबसे पूर्वी देशांतर पर के करीब नहीं है। तो पूर्वी देशांतर जो है ये बीचों बीच है भोपाल, भैया पूर्वी देशांतर के करीब नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। भवंतर भुगतान योजना, भवंतर भुगतान योजना किस राज्य से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? भवंतर, महिला, कृषि, बाल उद्योग। तो भावांतर का मतलब होता है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश की एक योजना है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए है, एग्रीकल्चर किसानों के लिए संबंधित है। BSF किन देश की सीमाओं के ऊपर काम करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक ऐसा है सुरक्षा बल जो कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पहले बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश की सीमा पर 3 नंबर पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ITBP चाइना की सीमा पर रहता है। नेपाल भी, भूटान में हमारे SSB मतलब सशस्त्र सीमा बल रहती है ना, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, 1971 में जब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से बूमा बूम हुआ था तो इसका निर्माण की बात सोची गई थी। आपको बताना है कि इनमें से हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखिए अभी जो है अगर देखा जाए तो हमारे छगन भाई मंगू भाई छगन भाई है, लेकिन उस समय जब ये प्रश्न आया था तो हमारे यहाँ पर जो आनंदीबेन पटेल थी, क्योंकि उस समय जो लालजी टंडन थे उनका देहांत हो गया था, तो उत्तर प्रदेश की ही हमारे राज्यपाल को ये दे दिया गया था। लेकिन अभी मगन भाई छगन भाई जो पटेल हैं वो हमारे बने हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि क्या पूछा गया, ऑर्डिनेंस पावर है, ये कौन से आर्टिकल में? ऑर्डिनेंस का मतलब है जब कोई सत्र नहीं चल रहा है तो एक हमारे टेम्परेरी कानून को लागू किया जाता है, वो कौन से आर्टिकल में पढ़ पाएंगे? तो दोस्तों वो जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारे राष्ट्रपति के पास 1(2) का 3 और राज्यपाल के पास 2(1) का 3। तो प्रेसिडेंट पूछेगा तो ये टिक करिएगा,
और गवर्नर पूछेगा तो ये टिक करिएगा, हमने गवर्नर टिक कर पूछा गया, हमने 213 डी नंबर टिक कर दीजिए। इसकी जो अवधि होती है ये होती है 6 महीने, क्योंकि भाई 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने का गैप होता है, और जैसे मीटिंग स्टार्ट होगी 6 हफ्ते के अंदर मीटिंग स्टार्ट हुई यहाँ पे, है ना, तो 6 हफ्ते के अंदर कानून नहीं बना तो रिजेक्ट हो जाएगा, बन जाना चाहिए तुरंत कानून। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? 7.5 है, 15.9 है, 16.3 है, 17.8 है। तो भैया यहाँ पे अगर हम बात करें 11-12 में हमारे जो बजट आया था उसमें बताया गया ए नंबर, मतलब यहाँ पर देखेंगे 7.5% जो है ग्रोथ रेट थी हमारे जीडीपी ऑफ स्टेट की मध्य प्रदेश। स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का कार्यालय पहली बार किस वर्ष में आया था? स्वतंत्र भारत के जो संसदीय हमारे सचिव हैं इनका कार्यकाल कौन से वर्ष में आया? तो गाइस याद रखिएगा हमारा जो सही उत्तर है यहाँ पर आप देखेंगे ए नंबर ऑप्शन, मतलब 1951 में ये हमारा जोड़ा गया था, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी को देखना है, इनमें से कौन सही मेल नहीं खाता? जरा देखिए मेल कौन सा सही नहीं है, मिला भाई मेल, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर मेल की बात करेंगे जो सही मेल नहीं खाता है ये हमारा 371 सी, ये हमारे आप देख सकते हैं मणिपुर राज्य से संबंधित है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है सी नंबर जो है मेघालय से, तो ये गलत है, बाकी के सारे एकदम सही है ना। तो सी जो है ये मणिपुर से, मेघालय नहीं, आप यहाँ पे टिक करिए, नंबर आपको मिलेगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हमारे कितनी सीटों का आरक्षित किया गया है? 59, 69, 79 या 84? कितनी सीटें जो हमारे आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जातियों के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए, और आपकी बात से मैं सहमत भी हूं, ये हमारे जो है 53 जो संसदीय क्षेत्र है हमारे, इसमें से जो डी मतलब 84 सीटें आरक्षित है किसके लिए? बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। राज्यसभा की सीटें जो है वो लिखी गई, बताइए क्या होना चाहिए? आंध्र प्रदेश में 18 लिखी गई है, उड़ीसा में 10 लिखी गई, तमिलनाडु में 18 लिखी गई है, महाराष्ट्र में 19 लिखी गई, कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, बाकी की सारी सही हैं। आंध्र प्रदेश में अगर यहाँ 11 होता तो मामला इसका फिट हो जाता, तो 11 है, यहाँ उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, समझ रहे हो कि नहीं? महाराष्ट्र में 19, सबसे ज्यादा कहाँ पे? 31, यूपी में सबसे 31 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया? 52, 57, 60 या 61? हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1964 में ये हमारा संस्थान स्थापित किया गया था, तो 1964 आप टिक करके नंबर लेते जाइए। इन पीजेंट जो है ये हमारे किस खेल से संबंधित है? इन पीजेंट एक टर्म आता है, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये इन पेजेंट जो है ये शतरंज का खेल होता है, इसका मतलब होता है हमारे पासिंग करना, ये इन पेजेंट बुलाता है फ्रेंच में। राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला नंबर का जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है किसको? आनंद को, गी शेट्टी, तेंदुलकर या धनराज पिल्लई? दोस्तों हमारे यहाँ पर ये पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 1991 में हमारे विश्वनाथन आनंद को बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया था, आप टिक कर सकते हैं। लिबेरो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, बाकी वॉलीबॉल। लिबेरो जो है ये कौन से खेल से संबंधित आपको दिखाई देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जवाब देते चले। यहाँ जनता एक ही जवाब दे रही है कि सही उत्तर होना चाहिए सर लिबेरो जो है ये हमारे कबड्डी का लग रहा है। कबड्डी नहीं भाई साहब, ये हमारे डिफेंस स्किल जो डी नंबर ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे, वॉलीबॉल में जो हमारा है सही जवाब हो जाएगा, तो वॉलीबॉल इज राइट आंसर। कबड्डी में कहाँ लिबेरो वर्ड होता है, देसी गेल है ये तो है। अगला क्वेश्चन है 1985 में पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को देना शुरू किया गया, तो कौन से कोच थे जो हमारे सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो 1985 में ऐसा हुआ था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी नंबर सभी के सभी भालचंद्र, ओम प्रकाश जी, ओएम नबियार जी, इन सभी को दिया गया था, और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है, कितनी दूरी होती है? ये आपके सामने ऑप्शन है, जरा जवाब दीजिएगा। मैराथन जो दौड़ होती है इसमें कितनी हमारी रेस को पूरा किया जाता है? तो गाइस यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा मैराथन के लिए 26.2 या 42.195 किलोमीटर की दूरी की जाती है, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारत के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो स्वर्ण पदक है 2008 में लेकर के आए थे, है ना, फिर उसके बाद से हमें बहुत साल का इंतजार करना पड़ा, 2022 में वापस से हमको नीरज चोपड़ा ने दिलाया, तो 2008 में अभिनव बिंद्रा और 22 में जो है वो नीरज चोपड़ा लेके आए। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे मेजर ध्यानचंद्र, आदरणीय मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन पे मनाते हैं, वो कौन सा दिन है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म नेशनल स्पोर्ट डे होता है। जवाब सभी को आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये 29 अगस्त को होता है, सही जवाब है हमारा सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और पद्मश्री सब कुछ मिला हुआ है? मतलब ये अच्छे खिलाड़ी भी रहे, अच्छे कोच भी रहे, अच्छे व्यक्ति भी रहे, तो क्या होना चाहिए भाई? सचिन तेंदुलकर कोच कहाँ रहे हैं,
है ना, ये कहाँ कोच रहे हैं, ये कहाँ कोच रहे हैं, तो कोच हमारे रहे हैं पुलेला गोपीचंद्र जी, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे और इन्होंने कई सारे जो हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, चाहे साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु, उनको ट्रेंड किया, खिलाड़ी भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की इनमें से घाटियों में से कौन भ्रंश घाटी नहीं है? भ्रंश घाटी मतलब हमारी जो रिफ्ट वैली है वो कौन सी नहीं है? यहाँ पे सोन है, नर्मदा है, तापी है या हमारे चंबल है। रिफ्ट में जो नदी नहीं बहती है वो है हमारी कौन सी? चंबल की घाटी है। तो चंबल की घाटी हमारे रिफ्ट वैली में नहीं बहती है, ये गंगा की सहायक नदी है, ये कर्व वे में बहती है, इस तरीके से कर्व की तरह जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे चंबल मतलब डी नंबर ऑप्शन सही था। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये आपके कहाँ पे देखने को मिलेगी? सतपुड़ा में, विंध्या में, मैकाल में या इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, आपको कहां पर? मध्य प्रदेश की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में हमारी धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन आपके साथ देखें, हाँ लंबाई ऊंचाई देख लीजिएगा, ये हमारी 1350 फीट की ऊंचाई, मीटर की ऊंचाई पर है, मीटर में 1350 और 44-29 फीट की ऊंचाई पे। कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? सिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। मेरे को पता चल गया, तुम लोग बताओ। तो मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से फेमस, जो हमारे विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद से ये जाकर के यमुना नदी को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके ज्वाइन करती है। दोस्तों सही जवाब है बेतवा नदी। बेतवा के ऊपर टिक करिए, जवाब आपका सही हो जाएगा। तो बेतवा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श करता है बच्चों? झबुआ है, अलीराजपुर है, रतलाम है या मंदसौर है? तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जोड़ता है वो हमारा कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग यहाँ पर बोलेंगे सर झबुआ जो है ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित बहुत शानदार है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरफ राजस्थान है, इस तरफ जो है हमारा गुजरात है। गुजरात और राजस्थान को ये कनेक्ट करता हुआ बहुत बढ़िया हमारा स्टेट है। चलिए, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखीय, डेजर्ट है, पोलर है या मानसून है? भैया मध्य प्रदेश की जलवायु, हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितने भी हमारे होंगे वहां पे हमारे उष्णकटिबंधीय मानसून ही होगा। मझल खंड का संबंध किससे है? मझल खंड में क्या देखने को मिलेगा? लिग्नाइट है, तांबा है, हीरा है, लौ एस्क है। क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारे मझल खंड में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जनता बोली है सर मझल खंड में हमको ऑप्शन नंबर बी बोले सर, एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की चट्टान है जो बालाघाट जिले में देखने को मिलेगी। बालाघाट आप देख सकते हैं बालाघाट में। इनमें से किस जिले में जनजातीय आबादी का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? जनजातीय आबादी का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलेगा? झबुआ है, बड़वनी है, मंडला है या डिंडोरी है? कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो गाइस यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए, यहाँ पे सही जवाब है झबुआ डिस्ट्रिक्ट में। तो झबुआ डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे बड़ी ट्राइबल आबादी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने, गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर, शाहजहां, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? गुजरी महल जो है यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था? तो गुजरी महल की अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजा मान सिंह के द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो गुजरी महल हमारे राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 नहीं है? सिधवा है, महू है, सारंगपुर है, सुजालपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है ये कहाँ आपका कौन सा नहीं है? दोस्तों अगर हम सही बात की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर आप अगर देखेंगे जो 3 है ये यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारे सपूर रोड नेशनल हाईवे नंबर 52 आपको देखने को मिलेगा। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे सुजालपुर इज राइट, सुजालपुर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अमृत योजना का प्रावधान कितने का होगा? तो उस समय के बजट का है, अब आपके लिए कुछ काम करेंगे लेकिन फिर भी बता देता हूं आंसर। सी नंबर है, यहाँ पे 700 करोड़ रुपए थे ना। तो उस समय के बजट ने, अभी आपको अभी का बजट पढ़ना है, करंट वाला। यहाँ पे हमारे किस जिले में जो सेक्स रेशियो है पर 1000 हमारे मेल पर कितने हमारी महिलाएं होती हैं, इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो है ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, जो कि हमारा डिंडोरी है। डिंडोरी में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है जो कि हमारे 1004, डिंडोरी मंडला में 1005, अलीजपुर में 1006 और 1021 ये सब है। तो यहाँ पर हमारा जो इनमें डिंडोरी केवल था उन सभी में, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के सचिव के रूप में कार्य किसने नहीं किया? सेक्रेटरी के तौर पे किसने काम नहीं किया है? ये तो यार थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन था लोगों को। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पे हमारे एसपी नाइक जो है ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ हमारे रह चुके हैं। तो पीके नोहरा ने काम नहीं किया हुआ है ना, तो लोगों को काफी परेशान किया था। दुबे साहब जगह नाइक साहब का कार्यकाल देखिए, ये 72 तक थे, फिर उसके बाद से दुबे साहब 80 तक थे, फिर आर एस कृष्णा 90 तक थे,
नाइक साहब जो है 72 तक थे, है ना। फिर दुबे साहब का नंबर फिर से आया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हिंदी में था, सॉरी। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित की गई? 1967, 95, 93 या 91? तो मध्य प्रदेश जिला परियोजना जो है ये आप देख पा रहे होंगे, बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर मतलब 1995 में मध्य प्रदेश जिला परियोजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न आपके सामने, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है ये कौन से संगठन को सहायता देता है? IMF है, IFC है, IFAD है या IIM है? ये तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किसको वित्तीय सहायता देता है? सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, तेजस्विनी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा डी नंबर सही है। मुख्यमंत्री हमारे जो ग्राम सड़क योजना ये किस वर्ष में लागू की गई? 8, 9, 9, 10, 10, 11 या 11, 12? मुख्यमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना ये कब लागू की गई? यहाँ जनता बोले सी नंबर होना चाहिए, 2010-11 में ये शुरू की गई। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, मध्य मंत्री इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी जो है ये किस वर्ष में लागू की गई? 13 में, 10 में, 14 में या 16 में? मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन स्टार्टअप पॉलिसी, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे 2016 में स्टार्टअप पॉलिसी पूरे इंडिया में 2016 में आई थी, तो मध्य प्रदेश है। अब 30 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से जल्दी करते हैं। इन जनवरी 2018 फ्रेंड्स एंड एमपी कॉन्क्लेव ये कहां पर हुआ था? तो 2018 का न्यूज है, करंट अफेयर्स, देखिए बहुत सारे पूछ रहे हैं। तो ये हमारा जो कॉन्क्लेव है बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ये हमारे प्रवासी भारतीय दिवस के तर्ज पर हुआ था। और ये हमारा कहां पर हुआ था? यहाँ पर याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप देखते हैं इंदौर में होगा। और इस बार भी हमारे प्रवासी भारतीय दिवस जो है इंदौर में हुआ, तो दोनों कॉमन हो गए भाई। अगला प्रश्न आया सामने, अटल ज्योति योजना ये ग्रामीण कृषि योजना के लिए न्यूनतम कितने घंटे बिजली की आपूर्ति करेगा? अटल ज्योति योजना तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2013 में बोला गया था भैया हम कम से कम 24 घंटे में से 12 घंटे बिजली देंगे, लेकिन अब तो यार 24 घंटे बिजली आ रही है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटरबद्ध जानकारी को संग्रह को क्या बोलते हैं? इंटरनेट के माध्यम से हम एक जानकारी एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है, सर्वर पे हमने स्टोर कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वेबसाइट खोलने के बाद ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित किए गए पहले पेज को क्या कहा जाता है? जो हमने वेबसाइट खोला और पहला जो हमारा पेज आता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने कोई MPPCS की साइट खोली तो पहला पेज उसको क्या बोलते हैं? तो उसको होम पेज बोलते हैं भाई, होम पेज आ गया, सही है, होम पेज। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हमारे यहाँ पर जो है सेवाएं जैसे खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक मूल्य, मौसम की जानकारी, खेल, मनोरंजन उपलब्ध होते हैं छात्रावास पे, पोर्टल, लेख, अखबार। तो भैया ये सारे जो हमारी जानकारी होती है वो हमारे बी नंबर पोर्टल पर उपलब्ध होती है, पोर्टल इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा संक्षिप्त रूप आमतौर पर वांछित जंक ईमेल के हमारे लिए प्रयोग किया जाता है? सीक्रैम है, ड्रैम है, जैम है, स्पैम है, इसके लिए हमारा प्रयोग किया जाता है। गाइस याद रखिएगा ये हमारा डी नंबर, जितने लोग बोल रहे हैं सर स्पैम बोलते हैं, जो आ जाता है गलत जानकारी, अवांछित चीज, उसको स्पैम बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जो विघटनकारी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो डिसरप्टिव जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या बोलते हैं? जो खराब करता है चीजों को, हमारे बॉडी में चला जाता है तो बॉडी को भी खराब करता है, इट इज नोन एज वायरस। वायरस आप इसको बोल दीजिए, सही जवाब हो जाएगा वायरस। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए अपेक्षित आवश्यक घटक नहीं है? कैमरा है, डिस्प्ले है, टेलीफोन है, माइक्रोफोन है। अगर मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा? तो भैया देखो सबसे पहले तो तुमको वीडियो कैमरा चाहिए होगा। टेलीफोन क्या करोगे? टेलीफोन नहीं चाहिए होगा, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा अपेक्षित घटक नहीं है, कैमरा तो यार चाहिए होगा ना। अच्छा टेलीफोन के जरिए कहाँ? सी नंबर ऑप्शन सही है, सी टेलीफोन है, तो सही तो है, टेलीफोन चाहिए होगा, है ना। बाकी की चीजें जो है नहीं चाहिए, बाकी का चीजें नहीं चाहिए, टेलीफोन नहीं चाहिए, बाकी की चीजें चाहिए, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से साइबर अपराध के लिए दो आवश्यक विशेषताएं क्या है? साइबर अगर अपराधी है वो कौन सा काम करता है? जरा देखिए, जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हिंदी इंग्लिश, बहुत बढ़िया, अरे वाह, सभी लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से पिक कर लिया। ऐसा सही जवाब होना चाहिए सी, बी नंबर। हमारे यहाँ पे साइबर जो क्राइम करता है उनको जो है वो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, है ना। वो हमारे अज्ञानता में नहीं करते, हमारे जो है अज्ञानता में नहीं करते, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो बिना अनुमति के सिस्टम में घुस जाता है, घुस गया, आपकी सारी फाइलें चुरा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? यार बहुत आसान है, हैकर बोलते हैं उसको, हैकर लेके भाग गया सब कुछ, कंप्यूटर से चुरा के हैक कर लिया। When the computer of a website are unknown to access it, यार यहाँ पे क्रैकर आया हुआ था, तो यहाँ पे हैकर बोलते हैं, सी नंबर, क्रैकर नहीं बोलते। आई होप यहाँ पर हैकर होना चाहिए, क्रैकर इज गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी चाहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। एक वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की प्रचुरता के कारण इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं,
के रूप में बोलते हैं। वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, क्रैकिंग है या डायनल ऑफ सर्विस है। एक वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क में जब हम घुस नहीं पाते हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम के रूप में हम लोग इसको रिमोट लोकेशन, है ना। तो व्हेन वेबसाइट ग्राहक नकली नेटवर्क में प्रचुरता कारण इसे एक्सेस नहीं कर पाते, इसको डायनल ऑफ सर्विसेज बोलते हैं। और ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है, देखिए पहले क्या होता था, स्पेन में और यूरोप में क्या होता था, एक नकली घोड़े के अंदर सैनिक छिप के जाते थे, तो अगर वो घुस जाते हैं तो ट्रोजन हॉर्स, नहीं घुस पाते हैं तो डायनल ऑफ सर्विसेज, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन आपका होता अगर घुस जाते हैं तो, लेकिन घुस नहीं पा रहे हैं तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे 1981 में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषा कहां पर दी गई है। एक्ट है 1989 का जो SC ST के लिए परिभाषा देता है आर्थिक बहिष्कार, तो ये हमको देखने को मिलेगी यहां पर हमारे सेक्शन 2BC में। 2BC इज करेक्ट आंसर। यहां पे आपको बताना है कि SC ST एक्ट 1989 में अत्याचार निवारण के लिए जो हमारे एंटीसिपेटरी बिल है वो किसमें आप पढ़ेंगे, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा हमारे सेक्शन नंबर 18। यहां पर आप देखेंगे तो एंटीसिपेटरी बिल की बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो 1995 में एक्ट होकर के आएगा, इसकी वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री कहां पर दिखाई देगी, 18, 20, 22 या 24। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये भी हमारे 18 में, क्योंकि जो आर्थिक चीजें हैं वो सारी 18 में ही है, तो आप 18 में ही सब ये देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आपको बताना है कि 1989 के एक्ट में कितनी धाराएं थी, 18, 22, 23 या 27। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो धाराएं थी इस एक्ट में वो थी हमारी 23 धाराएं टोटल थी, जो कि इस 1989 एक्ट में रखी गई थी। 1995 में हमारे राज्य सरकारों पे सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति देता है सिविल राइट एक्ट, वो कौन सा है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा ए नंबर, मतलब आपको 10A। तो ये यहाँ पर जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार पर सामूहिक जुर्माना, अगर भैया तुमने कोई दंगा फसाद कर दिया, आग लगा दी, तो सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा 10A। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे सद्भावना में की गई कार्रवाई का संरक्षण प्रदान करता है, 16A, 15, 16B या 14A। ठीक है, कोशिश करिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब है हमारे यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, मतलब आप यहाँ पे 14A के ऊपर टिक करके नंबर ले सकते हैं। 14 इज राइट आंसर। निम्नलिखित धाराओं में से किसके तहत नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1995 की कंपनियों द्वारा अपराध प्रदान किया जाता है, 10, 12, 14 या 16। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब है 14। 14 इज राइट आंसर, 14 इज करेक्ट, 14 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 ये कहां पर लागू होता है, तो मुझे लगता है कि सिविल एक्ट अधिनियम जो है ये ए नंबर, मतलब पूरे भारत में लागू होता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा हमारा कथन सही है। इसको 13 सितंबर को लागू किया गया, 28 सितंबर को, 28 सितंबर 23 सितंबर को लागू किया गया 1995 में, या 28 सितंबर 1995 में, मतलब 23 और 28 ये दो डेट दी गई है, 93 और 95 ये दो ईयर दिए गए। तो सही जवाब होना चाहिए ये हमारा 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था, याद रखिए बी नंबर में जो दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन नहीं है, तो गाइज यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के ऊपर टिक करेंगे, मतलब चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन, ये हमारे अध्यक्ष नहीं होते, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न सभी लोग देखिएगा, 93 नंबर है, मानवाधिकार का सदस्य बनने के लिए हमारे क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बता दीजिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है यहाँ पर देखेंगे तो आप बी नंबर के ऊपर टिक करिए। बी नंबर आपका क्या है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ये हमारा टेन्योर होता है। 5 वर्ष अगर उसने कर लिए तो रिटायर हो जाएगा, 70 वर्ष हो गई तो भी रिटायर हो जाएगा, दोनों में से जो पहले हो जाए कोई बात नहीं। धारा 175, धारा 178, 89, 80 ये भारतीय दंड संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किससे संबंधित है, किसमें वर्णित है, दंड न्यायालय, सिविल न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट या नन ऑफ दीज। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर मतलब सिविल कोर्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए आयोग ने अपनी गति या याचिका प्राप्त करने पर इंक्वायरी खुद से पूछताछ करेंगे, संबंध पुलिस अधिकारियों से करेंगे, सी का रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार से रिपोर्ट लेंगे, क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है हमारे सेक्शन 19 प्रोसीजर विद द रिस्पेक्ट टू द आर्म फोर्स, सेक्शन 19 इज करेक्ट है।
घटना की स्थिति में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यालय किसी भी रिक्त जो अध्यक्ष में से किसी एक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के अधिकृत है, हो सकता है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति हैं, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है या गवर्नर है। क्या होना चाहिए? तो सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये हमारे मानव अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पे अगर उपस्थित है तो ये काम कर सकते हैं। 98 नंबर अगर ऑप्शन यहाँ पर देखा जाएगा, क्या है? मानव अधिकार अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए आयोग राज्य आयोग के प्रत्येक सदस्य तथा आयोग पर राज्य आयोग द्वारा नियुक्त अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को क्या साझा करना चाहिए? गाइस यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर है, मतलब लोक सेवा। 99 नंबर वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। राज्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश? किसको अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? आसान क्वेश्चन है। ये अपनी रिपोर्ट जो है ये हमारे बी नंबर, मतलब गवर्नर, स्टेट गवर्नर को, स्टेट सरकार को देंगे। अपने कौन प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया थी। बी नंबर सही था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है आज का अंतिम है। इनमें से मानव अधिकार, मानव अधिकार के संरक्षण अधिनियम के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा कौन शामिल नहीं है? नौसेना, राज्य के सशस्त्र बल, सैन्य है, वायुसेना है। वही यहाँ पे अगर देखेंगे तो राज्यों की जो सेना है वो सैन्य बलों में नहीं आती है, तो ये सही उत्तर था। दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। कौन कौन से टॉपिक आप छोड़ रहे हैं देखिए यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ये भी करिए। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, सभी को नमस्ते।